Hello guys. Now we will discuss relationship between P, Q and S. P क्या है जी? ट्रू पावर, यानी ऐसी पावर जो आपका यूज़फुल काम कर रही है, सही है। और Q क्या आपकी रिएक्टिव पावर है। Q प्लस कब होती है? जब इंडक्टर हो, और माइनस कब होती है? जब कैपेसिटर हो। और S क्या चीज़ है? टोटल पावर। और हमें पता है कि S इज़ इक्वल टू P प्लस जे क्यू, यानी S इज़ इक्वल टू P प्लस जे क्यू, सही है। तो एस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। अच्छा जी, सर्किट विद अ सोर्स, अ लोड एंड मीटर्स, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव। अब इस केस में आप देखें कि ये जो आपका है लोड है बेसिकली, ठीक है। ये आपने एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और एक ये वाट मीटर कनेक्ट है पी, और ये आपका क्यू कनेक्ट है, ये वार मीटर, क्या कहेंगे इसको? वार मीटर, VAR मीटर, रिएक्टिव पावर को जो मेजर कर रहा है। तो सर्किट विद अ सोर्स, अ लोड एंड मीटर्स, P एंड Q आर पॉजिटिव, ठीक है। सो द लोड अब्जॉर्ब्स बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, यानी ये RL टाइप का लोड है, क्योंकि P भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव आ रही है। Q जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि सिंपल रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ इंडक्टेंस है जिसकी वजह से Q क्या आ रहा है? पॉजिटिव। द लाइन करंट I लैग्स बिहाइंड EAB, ले जी ये तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि ये RL लोड है, क्योंकि आपका करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से। कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस माने अलॉन्ग एक्स एक्सेस, तो लैग का क्या मतलब होगा? ये I। प्योर इंडक्टर में क्या होता है? 90 डिग्री, और प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है? 0, और इन बिटवीन ये आ जाएगा एंगल थीटा। अगर आप रेजिस्टिवनेस बढ़ा देंगे तो थीटा कम हो जाएगा, अगर आप इंडक्टिवनेस बढ़ा देंगे तो थीटा बढ़ जाएगा, सही है। थीटा कम होगा तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा, थीटा बढ़ेगा तो आपका पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। अच्छा, द लाइन करंट I लैग्स बिहाइंड EAB बाय एन एंगल थीटा। करंट I हैज़ टू कंपोनेंट्स, IP एंड IQ। IP क्या होता है जी? P ओवर E, एंड IQ क्या होगा जी? Q ओवर E। वो उसी फार्मूले से निकला जो पावर का फार्मूला है। चलिए, द अपरेंट पावर S इज इक्वल टू EI, यानी E मीन्स वोल्टेज, I मीन्स करंट, ठीक है। विच I इज इक्वल टू S ओवर E। द फेजर डायग्राम शोर्स I स्केयर इज इक्वल टू IP स्केयर प्लस IQ स्केयर। तो वहाँ पे आप पुट कर दें S ओवर E का होल स्केयर इज इक्वल टू P ओवर E होल स्केयर प्लस Q ओवर E होल स्केयर। तो E को ख़त्म कर दें तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? S स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर प्लस Q स्केयर, S स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर प्लस Q स्केयर। तो S इज इक्वल टू अंडर रूट P स्केयर प्लस Q स्केयर, बेसिकली S इज इक्वल टू P प्लस JQ। ये आपकी पावर ट्रायंगल बन जाती है। तो S इज़ योर एपरेंट पावर VA, P इज़ योर एक्टिव पावर वॉट, Q इज़ योर रिएक्टिव पावर वॉर, और एंगल थीटा फिर क्या होगा? यहाँ से आप थीटा निकाले, tan इनवर्स Q ओवर P। आर्क tan क्या चीज़ है? tan इनवर्स है, tan इनवर्स Q ओवर P, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, Q ओवर P, सही है। अच्छा, पावर फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरव्यू का सवाल भी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर का नॉलेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, उसको पावर फैक्टर करना पता हो तो वो फारिग है फिर, सही है। तो द पावर फैक्टर ऑफ एन AC डिवाइस और सर्किट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर, दिस इज़ द मेन डेफिनेशन, ओके। P ओवर S, ठीक है। तो यानी P इज इक्वल टू S कॉस थीटा। अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा होगा, 1 होगा, तो सारा S P में चेंज हो जाएगा, P इज इक्वल टू S हो जाएगा। अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 है तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 0.9S, S का 90% फिर कन्वर्ट होगा P में। अगर 0.8 है तो S का 80% कन्वर्ट होगा, यानी P इज इक्वल टू S इंटू कॉस फाई, ठीक है। अच्छा जी, तो पावर फैक्टर P ओवर S, EP ओवर IP ओवर I इज इक्वल टू कॉस थीटा। P is equal to active power delivered or absorbed by the circuit or device in watts. S is the apparent power of the circuit or device, volt amperes. Power factor is expressed as a simple number or a percentage. The power factor can never be greater than unity. Power factor एक से ज़्यादा नहीं होगा। Power factor की maximum वैल्यू क्या होगी? 1, और minimum वैल्यू 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 100%। द पावर फैक्टर ऑफ अ रजिस्टर इज 100%, यानी 1 होता है, बिकॉज द एपरेंट पावर इट ड्रॉज इज इक्वल टू द एक्टिव पावर। रजिस्टर का पावर फैक्टर क्या होता है? 1। अच्छा जी, द पावर फैक्टर क्यों 1? क्योंकि थीटा 0 है ना, करंट और वोल्टेज इन फेज हैं, तो उनके जो फेजर हैं वो इन फेज होंगे, थीटा होगा ही नहीं, थीटा 0 होगा, तो कॉस 0 क्या होता है? 1।
गुड। अच्छा, पावर फैक्टर ऑफ एन आइडियल कॉइल। अब आइडियल कॉइल में आपको पता है 90 डिग्री का होता है, अगर वोल्टेज इधर है तो करंट 90 डिग्री लैग करेगा, तो cos 90 क्या हो गया, 0। तो आइडियल इंडक्टर में, आइडियल इंडक्टर नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिए, हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि कॉइल का हमने वो करंट वगैरह वोल्टेज निकाला ना, तो उसमें थोड़ी सी रेजिस्टिवनेस आ रही थी। वो किस चीज़ की रेजिस्टेंस होती है, कॉइल की अपनी वायर की, ठीक है। तो प्योर 90 नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली 90 है। द पावर फैक्टर ऑफ एन आइडियल कॉइल हैविंग नो रेजिस्टेंस इज 0 बिकॉज इट डज नॉट कंज्यूम एनी एक्टिव पावर। The power factor of a circuit or device is simply a way of stating what fraction of its apparent power is real or active power. ये अभी मैंने आपको बताया। In a single phase circuit, the power factor is also a measure of phase angle between the voltage and current. ठीक है। The power factor is said to be lagging or leading. Lagging in case of inductance and leading in case of capacitance. ठीक है। अच्छा जी, अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द सोर्स। अब यहाँ पे देखें, आपका अगर आपका एक्स एक्सिस पे वोल्टेज फेजर है तो करंट आपका वाई एक्सिस पे चला जाएगा, सही है। प्योर कैपेसिटर में क्या होगा, 90 डिग्री, और अगर आरसी सर्किट है तो ये इन बिटवीन आ जाएगा, सही है। तो अ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड टू द सोर्स, कैपेसिटर्स एक्ट्स एज अ रिएक्टिव सोर्स। अ वॉट मीटर कनेक्टेड टू सर्किट विल गिव अ पॉजिटिव रीडिंग, P इज इक्वल टू EIP वॉट्स। अ वॉर मीटर विल गिव अ नेगेटिव रीडिंग। वॉर मीटर क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि ये सोर्स, ये आपकी रिएक्टिव पावर को जनरेट कर रहा है। इंडक्टर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को अब्जॉर्ब करता है, जो कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में कंज्यूम हो रही होती है, ठीक है। कैपेसिटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, तो इसलिए ये कंज्यूम नहीं करता, ये रादर जनरेट कर रहा होता है, Q, सही है। अ वॉर मीटर विल गिव अ नेगेटिव रीडिंग, Q इज इक्वल टू E इंटू IQ। तो ये देखें, आपकी सोर्स है, साथ में P लगा है, P इज इक्वल टू EIP, Q इज इक्वल टू EIQ, और आगे आपका RC लोड लगा हुआ है, ठीक है। P इधर को जा रही है एक्टिव पावर, और Q इधर को आ रही है रिएक्टिव पावर, यानी ये अब सप्लाई कर रहा है सोर्स को रिएक्टिव पावर, लेकिन इस रेजिस्टेंस की वजह से पावर आपकी क्या जा रही है, लेफ़्ट टू राइट, सही है। एरोस देखने हैं, P इधर को, Q उधर को। अगर RL होता है तो P भी उधर को होता, Q भी उधर को होता। अगर RLC होता तो P होता, एक Q उधर होता Q1, और एक Q2 इधर होता, फिर आप नेट Q निकालते हैं कि कौन सा ज़्यादा है। फर्ज कर लें अगर Q ज़्यादा है, कैपेसिटेंस से ज़्यादा जनरेट कर रहा है वो Q, इंडक्टर कम खा रहा है, तो नेट इधर को ही जाना था, सोर्स को जाना था। हाँ, अगर इंडक्टर बहुत बड़ा लगा, कैपेसिटर छोटा है, तो नेट उधर को जाना था, तो सोर्स को डिलीवर करनी पड़नी थी एक्स्ट्रा। बात समझ आ गई। तो ये एरोज़ आपको क्लियर होने चाहिए, और ये सर्किट बड़ा, सर्किट डायग्राम बड़ी ये प्रॉपर और इंडस्ट्रियल सर्किट डायग्राम है। सोर्स P, Q, और आगे आपका ये लोड जो बना हुआ है। अच्छा जी, सोर्स G डिलीवर्स द एक्टिव पावर P बट रिसीव्स रिएक्टिव पावर Q। टोटल पावर फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ओवर द सेम लाइन, यानी सेम लाइन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी पावर्स फ्लो कर रही हैं, सही है। तो ये आप देखें, आप सोर्स लगा है, साथ में आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। अच्छा, एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट सोर्स और लोड। अच्छा, एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट कैन act not only as an active or reactive source but it may also behave as an active or reactive load, यानी ये उल्टा भी हो सकता है। अभी P आपकी, P इधर को जा रही है ना, P इधर को भी आ सकती है, Q इधर को जा रही है, Q इधर को भी आ सकती है, यानी जो आपका सोर्स है वो लोड। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है जो EVs में अब आजकल आप ब्रेक मारते हो ना, आपकी बैटरियाँ चार्ज होती हैं, ब्रेक मारने से बैटरी चार्ज हो रही होती है, यानी आपका जो सोर्स है वो चार्ज, उसको एनर्जी वापस मिलनी शुरू हो जाती है, वो लोड बन जाता है आपके लिए, सही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू दी रिसेप्टिकल, कि कौन सा डिवाइस आपने कनेक्ट किया हुआ है अपने आउटपुट के साथ। अच्छा जी, अब ये एक एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी, आप अपना ज़रा पेन पेज खोलें और ये थोड़ा सा क्वेश्चन करें जी। तो सिंगल फेज मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्रॉम 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज लाइन। द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज 65%, इट मीन्स 0.65। कैलकुलेट द एक्टिव पावर अब्जॉर्ब बाय द मोटर। अच्छा जी, एपरेंट पावर कैसे निकालोगे, S इज इक्वल टू EI 120 इंटू 5, वो कितना बनता है 600 VA। तो अब 600 VA में से आपने इसको पावर फैक्टर से ज़रब देनी है, ठीक है। तो ये आपकी आ रही है 390 वाट की, बेसिकली ये आपकी मोटर जो है ना 390 वाट कंज्यूम कर रही है, सही है। VI cos phi, सो इट इज़ बेसिकली 390 वाट। ये 390 वाट की मोटर बेसिकली 390 वाट का काम कर रही है, कितना करंट लेते हुए, 5 एम्पेयर करंट लेते हुए। अगर आप इसका पावर फैक्टर इंप्रूव कर लें, 0.65 से इंप्रूव कर लें, तो ये 390 वाट का ही काम देगी कम करंट लेते हुए,
मसलन अगर आप इसको 1 करते हैं, पावर फैक्टर अगर 1 कर लें तो फिर कितना ये देखें करंट निकलेगा, ज़रा कैलकुलेट करें इसको। यानी आपकी ये देखें ना आप, इसका पावर फैक्टर अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो पावर फैक्टर इम्प्रूव कर लेंगे तो, और 390 वाट की मोटर, तो आप इसका निकालें ज़रा, करंट निकालें। 390 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है, 3.25 एम्पियर लेके ये 390 वाट वाला काम दे देगी। या अगर आप 5 एम्पियर रखना चाहते हैं करंट, कि 5 एम्पियर की मोटर का अगर पावर फैक्टर 1 हो जाए तो वो 600 वाट का काम दे देगी आपको, 600 वाट का। तो ये बेनिफिट होता है आपके पावर फैक्टर का, कि पावर फैक्टर अगर अच्छा होगा तो मोटर जो काम करेगी वो कम करंट खींच के करेगी, और कम करंट खींचने से क्या फायदा होगा कि आपका पीछे आपको ब्रेकर भी हल्का मतलब नॉर्मल लगाना पड़ेगा, एक्सपेंसिव नहीं लगाना पड़ेगा। डबल रखते हैं जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। मसलन अगर आपका 5 एम्पियर की मोटर है तो आप ब्रेकर कितना लगाएंगे, 10 एम्पियर का डबल लगाएंगे, सही है। अगर आपकी 10 एम्पियर की मोटर है तो आप कितना लगाएंगे ब्रेकर, 20 एम्पियर का ब्रेकर लगाएंगे। और पीछे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वापडा का, वो भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर आप पुअर पावर फैक्टर की मोटर लगाते हैं तो वो जो पीछे ट्रांसफार्मर वो भी छोटा पड़ जाएगा, आपको लाइन लॉसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो पुअर पावर फैक्टर के बड़े नुकसान है। अच्छा जी, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द मोटर। तो अब आपके पास S भी है, P भी है, तो Q निकाल ले, Q इज इक्वल टू अंडर रूट S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, सही है। तो 600 स्क्वायर माइनस 390 स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि कितना आ जाएगा आपके पास 456 VAR। RL लोड है ना, यानी इसकी P भी पॉजिटिव होगा और Q भी पॉजिटिव होगा। Note that the motor draws even more reactive power from the line than the active power। तो कितनी थी, 390 थी वाट थी, तो ये 456 वाट है, तो ये ज़्यादा कर रही है। This burdens the line with a relatively large amount of non-productive power। अच्छा जी, अब 50 माइक्रोफेरेड पेपर कैपेसिटर। अब देखें कैपेसिटर लगा के हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे। वो जो थीटा था अब हम उसके ऑपोजिट करंट इंजेक्ट करके, कैपेसिटिव करंट इंजेक्ट करके जो नेट करंट है वो उसका थीटा कम हो जाएगा अब, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अ 50 माइक्रोफेरेड पेपर कैपेसिटर इज प्लेस्ड अक्रॉस द मोटर टर्मिनल्स इन द प्रीवियस एग्जांपल। कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर जनरेटेड बाय द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में फार्मूला क्या होता है कि XC इज 1/2 पाई FC। 1/2 पाई F कितना है 60, C कितना है 50 माइक्रो। तो जरा कैलकुलेट करें फटाफट, कैपेसिटर का कितना आता है, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 50 10 के पावर -6। तो ये आपका आना चाहिए 53 ओहम। ये इसको वेरीफाई करें जरा। अच्छा 53 ओहम आ गया। अब करंट आप निकाल लें, करंट क्या होगा, E ओवर सिंपल ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू E ओवर X, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 120 ओवर 53, 2.26 एम्पेयर करंट आ जाएगा कैपेसिटर का। अब रिएक्टिव पावर कितनी जनरेट होगी, Q इज इक्वल टू E आई क्यू, E इंटू आई क्यू, ये नेगेटिव में आएगी, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय आई क्यू ई आई, ठीक है। तो इसमें आप देखें 2.26, 120 इंटू 2.26, 271 वॉर। मोटर कितनी कंज्यूम कर रही थी, 456। 456 में से अब 271 कैपेसिटर से आ जाएंगे, बाकी सोर्स देगा, सही है। Calculate the active power absorbed by the motor. The motor continues to draw the same active power because it is still fully loaded. मोटर की एक्टिव पावर तो उतनी रहेगी ना, 390 वाट। The motor also draws the same reactive power because the motor has taken place, nothing has taken place to change its magnetic field। यानी मोटर तो उतना ही खाएगी। अब पहले जो सोर्स से सारा आ रहा था 456, अब वो कैपेसिटर से भी कुछ आएगा। 271 कहाँ से आएगा, कैपेसिटर से। तो ये जरा डिफरेंस कैलकुलेट करें, 456 माइनस 271 करें जरा। अब 185 आपके सोर्स, आपका सोर्स ना अब थोड़ा सा लाइट वेट हो गया, उसकी पॉकेट अब थोड़ी सी हल्की हो गई, क्योंकि कोई और बंदे ने फंडिंग करनी शुरू कर दी, यूँ समझ लें आप, ठीक है। रिएक्टिव पावर कहीं और से आनी शुरू होगी, ठीक है। तो कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लाइन। द मोटर ड्रॉज 456 वाट फ्रॉम द लाइन बट द कैपेसिटर फर्निशेस 271 वाट टू द सेम लाइन। द नेट रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इज देयरफॉर QL इज इक्वल टू QM माइनस QC। 456 माइनस 271 इज इक्वल टू 185 वाट, और मोटर की जो वाट है वो उतनी है, P कितना है आपका 390 वाट है। तो अब आप नई QL और PL अब आपके पास आ गई। अब आप S कैलकुलेट करें, वो क्या आ जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट
185 स्क्वायर प्लस 390 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपके आ गई 432 VA। पहले कितनी थी 600 VA थी, अब कितनी है 432। अब न्यू लाइन करंट कितना होगा, IL इज इक्वल टू SL ओवर E 432 ओवर 120 3.6 एम्पेयर। पहले मोटर कितना लेते 5 एम्पेयर, अब मोटर कितना लेगी 3.6 एम्पेयर। आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। पहले आपके मीटर पे आ रहे थे जी, आपने एक करंट मीटर लगाया हुआ था वहाँ पे डीपी पे 5 एम्पेयर शो कर रहा था, आपने क्या किया कैपेसिटर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, अब वो 5 से कम होकर कितना हो गया 3.16। सही है, तो अब यहाँ से आप इसको किलोवाट निकाल लें और आवर्स जितने घंटे आप चलाएं उससे आप बिजली के यूनिट्स निकाल सकते हैं। सही है, ठीक है। अब वाट से किलोवाट कैसे निकालते हैं, 1000 से तकसीम करके। सही है, the line current drops from 5 ampere to 3.6 ampere by placing the capacitor in parallel with the motor। तो ये बेसिकली हमने देखा कि कैपेसिटर के क्या बेनिफिट होते हैं कि रिएक्टिव पावर वो सप्लाई करता है, उससे हमारा क्या होता है कि करंट कम हो जाता है, लाइन का जो करंट है वो कम हो जाएगा हमारा। दिस रिप्रेजेंट्स अ बिग इंप्रूवमेंट बिकॉज द लाइन करंट इज स्मॉलर एंड द ऑपरेशन ऑफ द मोटर हैज नॉट बीन चेंज इन द लीस्ट। मोटर वैसे ही चल रही है, 360 वाट का काम वो पहले दे रही थी 360 वाट, और हाँ 390 वाट, वो पहले भी इतना वर्क कर रही थी, अब भी उतना वर्क कर रही है 390 वाट का। सही है, द नेट पावर फैक्टर ऑफ द लाइन अब कितना है 390/432 यानी P/S। तो अब पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होकर कितना हो गया 0.903, यानी इस जो कैपेसिटर आपने लगाया है इसके लगाने से आपका पावर फैक्टर 0.65 से बढ़ के 0.903 हो गया। देखें यहाँ से भी वो चीज़ प्रूव हो जाती है जो मैंने अभी आपको बताई है कि पावर फैक्टर अच्छा होने के क्या फ़ायदे होते हैं कि आपका लाइन करंट कम हो जाता है। अब इससे और बेनिफिट क्या हो रहे हैं, लाइन लॉसेस कम हो गए, वापडा को फ़ायदा हो जाएगा। वापडा ने एक ट्रांसफार्मर लगाया था, अब वो अच्छे पावर फैक्टर की 2 मोटरें फीड कर सकता है। अगर आपका गंदा पावर फैक्टर तो वो सिर्फ एक ही मोटर को फीड कर पाएगा, यानी आपका जो सोर्स है वो उसकी रेटिंग डीरेट नहीं हो रही, डिग्रेड नहीं हो रही, उसकी रेटिंग डिग्रेडेशन की तरफ नहीं जा रही। समझ रहे बात को, तो ये बेनिफिट है आपके अच्छे पावर फैक्टर का। इसका आंसर कर लोगे, ये इंटरव्यू में इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं तो यू कैन गेट अ श्योर जॉब। ओके, तो फाई आपका, अब एंगल आपसे कहा जाए एंगल कितना होता है 0.9 पे, इसका वो ले लो कॉज इनवर्स, तो वो आपका आ जाएगा 25.5 डिग्री। पावर ट्राइंगल क्या होती है जी, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको पावर ट्राइंगल भी कहते हैं। इट इज अ राइट ट्राइंगल नोन एज पावर ट्राइंगल। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर ट्राइंगल इज यूजफुल व्हेन सॉल्विंग एसी सर्किट्स। अच्छा, ये ट्राइंगल्स बड़ी होती हैं। पावर ट्राइंगल ये हो गई, एक है बर्म्यूडा ट्राइंगल, उसका आपने सुना है कि बर्म्यूडा ट्राइंगल उसमें बड़े हादसा होते हैं। फिर एक होती है फायर ट्राइंगल, हेल्थ एंड सेफ्टी में मैं करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स, फायर आग कैसे लगती है उसकी भी ट्राइंगल होती है। फ्यूल, ऑक्सीजन, सोर्स, फ्यूल, ऑक्सीजन, सोर्स, ये तीनों चीज़ें अगर मिल गई तो आग लग जाती है, और आग बुझाने के लिए इन तीनों में से किसी एक चीज़ को काट दोगे आग बुझ भी जाएगी। तो रिलेशनशिप एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल नोन एज पावर ट्राइंगल। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर ट्राइंगल इज यूजफुल व्हेन सॉल्विंग एसी सर्किट्स that comprise several active and reactive power components. Following rules apply. Active power P absorbed by circuit or device is considered to be positive and it is drawn horizontally to the right. Active power P that is delivered by a circuit or device is considered to be negative and it is drawn horizontally to the left. यानी अगर P पॉजिटिव है absorb हो रही तो right, P अगर नेगेटिव है जनरेट हो रही है तो left. Reactive power absorbed by the circuit or device is considered to be positive and it is, जो रिएक्टिव पावर उसको ऊपर, और ऊपर का मतलब है कि वो पॉजिटिव है। सही है, इट इज ड्रॉन वर्टिकली अपवर्ड्स। रिएक्टिव पावर क्यू दैट इज डिलीवर्ड बाय सर्किट और डिवाइस इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव, यानी अगर कोई सोर्स है एक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा, और दूसरा वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नीचे का मतलब है सप्लाई, ऊपर का मतलब है अब्जॉर्ब। ये इसके रूल्स हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं अच्छा जी, द पावर ट्राइंगल शोज दैट, अब इसमें ये देखें, ये पावर ट्राइंगल ज़रा गौर करें, 390 वाट और 185 वाट और ये 432 भी है। ठीक है, इसमें आप नहीं, शुरू में क्या था 390 वाट थी और 456 वाट थी और टोटल पावर कितनी थी 600 भी है। फिर आपके कैपेसिटर ने क्या किया 271 प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जिसके नतीजे में कितनी रहेगी 185, और एस आपका यहाँ पे कितना आ गया 432
VA और इसका इम्प्रूव्ड एंगल कितना है 25.5। अच्छा 0.65 का कितना एंगल निकलता है, निकालो ज़रा, कॉज इनवर्स कर लो 0.65। हाँ 49 से कम होके एंगल कितना हो गया 25.5। देखो एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट इंप्रूव हो रहा है, 1 के करीब जा रहा है। The power triangle shows that the reactive power QC generated by the capacitor is drawn vertically downward। ये देखें ये नीचे की तरफ इसका एरो है। और by comparing both triangles we can visually observe the effect of capacitor on the apparent power supplied by the line। अच्छा जी, अब नेक्स्ट करते हैं जी, सिस्टम विथ सेवरल लोड्स। अच्छा जी, अब ये देखें आप यहाँ पे, कंसिडर अ ग्रुप ऑफ लोड्स कनेक्टेड इन एन अनयूजुअल वे टू अ 380 वोल्ट सोर्स। तो ये आपका 380 वोल्ट का सोर्स है, ये देखें, ठीक है। इसके साथ देखें आप, आपकी जो है वो पावर 2 किलोवाट की ये आपका रजिस्टर है, 8 किलोवाट का भी रजिस्टर है, मोटर लगी हुई है, जाहिर है ये RL लोड है, 14 किलोवाट और 8 kVAR अब्जॉर्ब करेगी, ये भी अब्जॉर्ब करेगा 7 kVAR, ये भी अब्जॉर्बिंग है। कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जनरेट करेगा, सही है, लिखा हुआ कितने kVAR 16 kVAR, ये भी कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसमें देखें ABCD, ए क्या है, इंडक्टर अब्जॉर्ब करेगा, 5 kVAR क्या करेगा, अब्जॉर्ब, प्लस में होगा। फिर रजिस्टर है B 2 किलोवाट, ये क्या करेगा, सिर्फ P इसका होगा 2 किलोवाट, Q भी इसका 0 है, Q 0 है इसका। कैपेसिटर का Q नेगेटिव होगा -16। फिर D है ये -9, ऐसे ही है। फिर उसके बाद E है, रजिस्टर है, ये P आएगा इसका। और F में Q पॉजिटिव होगा 7 kVAR, ठीक है, इंडक्टर है ना, Q पॉजिटिव होगा, P 0 है। और फिर आपकी मोटर है, मोटर में P क्या है 14 किलोवाट और Q कितना है प्लस का 8 kVAR। अब हमने नेट निकालना है कि नेट क्या निकलता है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सबको ऐड कर देंगे, रिएक्टिव पावर्स में प्लस माइनस कर देंगे, जो प्लस वाली है उनको जमा कर देंगे, जो माइनस वाली है उनको माइनस कर देंगे, तो एंड पे देखेंगे कि एंड पे रिजल्ट क्या रह जाता है। सही है, ये सिंपल है, ये आप फटाफट भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ आपको। कैलकुलेट द एपरेंट पावर अब्जॉर्ब्ड एंड करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। एपरेंट पावर यानी VA और I, ये हमने इसका डिटरमिन करना है, इसका VA और यानी I निकालें पहले, उसके बाद फिर VA भी निकल आएगा। अभी देखते हैं। अ ब्लॉक डायग्राम इज ड्रॉन ऑफ द इंडिविजुअल लोड्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव रिएक्टिव पावर फ्लो। देखें 380 है, A पे क्या था, इंडक्टर, तो देखें 5 kVAR का लोड इस तरफ को जा रहा है, अब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद B देखें क्या है, रजिस्टर 2 किलोवाट, वो उसमें P इस तरफ को जा रहा है, फ्रॉम सोर्स टू लोड, ठीक है। उसके बाद C क्या है, कैपेसिटर है, वो सप्लाई कर रहा है सोर्स को 16 kVAR, तो उसकी एरो देखें उल्टा है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, Q सप्लाई करता है। इसकी समझ आ गई, एरो उसकी समझ आ गई, ABC। अच्छा, अब D क्या चीज लगी हुई है, कैपेसिटर है, इसका एरो देखें टुवर्ड सोर्स है। अच्छा, E क्या चीज़ है, रजिस्टर है, इसका एरो टुवर्ड्स लोड है, टुवर्ड्स लोड, ठीक है, तो 8 किलोवाट है। F क्या चीज़ है, इंडक्टर है, इसका भी टुवर्ड्स लोड है, ये वार है 7 kVAR, ये अब्जॉर्ब कर रहा है। M मोटर है, इसका दोनों एरो टुवर्ड्स मोटर ही होंगे, क्योंकि P भी अब्जॉर्ब करता है, ये Q भी अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये RL लोड है। ये जनाब इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है, इज ड्रॉन ऑफ द इंडिविजुअल लोड्स इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्लो। Add all the active powers in a circuit to obtain the total active power. Add all the reactive powers to obtain the total reactive power. Apparent power कैसे निकालोगे, S is equal to under root P square plus Q square. Cannot add the apparent powers to obtain the total power S. Apparent power को नहीं करना भैया आपने, P ना, क्योंकि वो वेक्टर सम होता है ना, वेक्टर सम होता है भाई, पहले P निकालो, Q निकालो, उसके बाद अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये इस तरह आपने करना है। तो एट देम ओनली इफ देयर पावर फैक्टर्स आर सेम। हाँ, अगर पावर फैक्टर सेम है फिर कर सकते हैं, जो अदरवाइज नहीं आप कर सकते। और पावर फैक्टर सेम नहीं होता, पावर फैक्टर डिफरेंट होता है हर चीज़ का, तो जो भी कनेक्शन है आपके, तो इसलिए आप क्या करें, P लैदा कैलकुलेट करें, Q लैदा कैलकुलेट करें और बाद में फार्मूला लगाएं अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, उससे आप ऐसे निकाल लें। अच्छा, अभी एक्टिव पावर कितना अब्जॉर्ब हो गई, 2 + 8 + 14 कितना आ रहा है, 24 किलोवाट, ये P आ गया आपका।
रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब निकालने, एब्जॉर्ब कितनी हो रही है 5 प्लस 7, ये देखो 7 है ना एफ का, प्लस 8 मोटर का, जितने इंडक्टर लगे हैं 5 प्लस 7 प्लस 8, ओके, तो ये आ रहा है 20 kVAr। अब रिएक्टिव पावर सप्लाई कितनी हो रही है, दो कैपेसिटर हैं आपके, तो 16 प्लस 9 यानी -25 के, भाई कैपेसिटेंस ज़्यादा है आपके सर्किट में, ये आपका सप्लाई करेगा, सोर्स को सप्लाई करेगा ये रिएक्टिव पावर। P पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव आ जाएगा नेट। तो Q देख लें आपका -5 kVAr निकला है। अब एपरेंट पावर आप निकाल लें, इसमें आपने स्केयर करना है तो माइनस साइन वैसे उठ जानी है, P स्केयर प्लस Q स्केयर का अंडर रूट, तो Q -5 का स्केयर वही होगा 25 होगा, तो ये आपका 24.5 kVA आपका आ गया। इसको आप क्या करें 380 से डिवाइड करें तो करंट आ जाएगा, V है ना, V से डिवाइड कर देंगे तो A आ जाएगा। तो बिकॉज 380 वोल्ट फर्निशेज द एपरेंट पावर द लाइन, तो 2 4 5 ज़रब 10 की ताकत 3 किलो है ना, डिवाइडेड बाय 380 कितना आ गया 64.5 एम्पेयर आ जाएगा। सही है। पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम कैसे निकालोगे, P ओवर S। P कितना है जनाब, P इसका कितना निकाला था आपने 24 किलोवाट, डिवाइडेड बाय S कितना निकला 24.5 K, तो K से कट गया तो 24 ओवर 24.5 0.97 है, बहुत अच्छा पावर फैक्टर है। लेकिन ये लीडिंग का बनेगा, क्यों, कैपेसिटिवनेस इसमें ज़्यादा है सर्किट में, ये रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो ये क्या है लीडिंग, क्या कहते हैं इसको, लीडिंग, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। सही है, ये बेसिकली कैपेसिटेंस डोमिनेट कर रही है इसमें। The 380 volt source delivers 24 kilowatt of reactive power of active power, but it receives a 5 kVAr of the reactive power. This reactive power flows into the system of the electrical company, जिसको यूटिलिटी कहते हैं, वापडा हम कॉमन कहते हैं, लेकिन किताबों के अंदर इसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, where it is available to create the magnetic fields। तो ये इसकी पावर ट्रायंगल देखते हैं, पावर ट्रायंगल 1 by 1 चलते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है 5 kVAr सप्लाई हुआ, ठीक है, ये क्या है 5 kVAr, सॉरी ये ड्रॉ होता है, ऊपर का एरो मींस के पॉजिटिव ड्रॉ हुआ, फिर 5 kVAr के बाद ये देखो 2 किलोवाट आ गया। ये अभी मैंने बताया नहीं था कि रिएक्टिव पावर का एरो ऊपर होता है अगर पॉजिटिव हो, नीचे होता है अगर नेगेटिव हो। पावर अगर अब्जॉर्ब हो रही हो P तो राइट होगी टुवर्ड्स राइट, और अगर जनरेट हो रही हो तो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखें ऊपर का एरो 5 kVAr, फिर 2 किलोवाट, फिर उसके बाद ये जनरेशन आ गई, इसकी कितनी आ रही जनरेशन, इसकी 16 kVAr, फिर उसके बाद मज़ीद जनरेशन आएगी 9 kVAr, ये वाली, ये दोनों कैपेसिटर है ना 16 और 9, 16 फिर 9, फिर 8 किलोवाट अब्जॉर्ब हुए, फिर 7 kVAr इंडक्टेंस, ये देखो ये वाली, ये आपकी जो है 7 kVAr, ठीक है, ये ऊपर को एरो आया, फिर 14 किलोवाट मोटर के और 8 kVAr मोटर के, ठीक है, ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुए, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक कैलकुलेट करें, ये आपका रिजल्टेंट निकल आएगा, और ये आपका टोटल होगा एक्टिव पावर जो कि 24 किलोवाट आती है, और ये आपकी जो रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही है यानी टुवर्ड्स जो है सोर्स जा रही है वो आपकी क्या है 5 kVAr। So it is a graphical solution to the problem. Starting with 5 kVAr load, we move from one device to the next around the system. We draw the magnitude and direction up, down, left, right of each power vector. Power vector, सही है। Q में पावर वेक्टर ऊपर होगा, इंडक्टर में Q ऊपर होगा, कैपेसिटर वाला पावर वेक्टर नीचे होगा, ठीक है, और P अगर पॉजिटिव है तो पावर वेक्टर राइट होगा, अगर नेगेटिव है P तो लेफ्ट होगा। तो यहाँ से पावर ट्रायंगल एट द एंड वी कैन ड्रॉ अ पावर वेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपकी पावर ट्रायंगल ये बन गई 24 किलोवाट 5 kVAr और ये रिजल्टेंट है 24.5 kVA। तो hello guys, now we will discuss about reactive power without magnetic fields. Loads sometimes absorb reactive power without creating any magnetic field at all, ठीक है। This can happen in electronic power circuits when the current flow is delayed by means of a rapid switching, यानी rapid switching की वजह से जो है वो आपकी
ये यानी रिएक्टिव पावर की कंजम्पशन। वैसे हमने ये पढ़ा हुआ ना कि रिएक्टिव पावर कहाँ यूज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करने में यूज़ हो रही होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई मरतबा वो इसके बगैर भी यूटिलाइज़ हो सकती है। जैसे ये दिखा रहे हैं कि अगर आपकी स्विचिंग हो रही है, देखिए इसमें 500 वाट इधर जा रहे हैं रेजिस्टेंस वाले, और 318 वाट्स भी यहाँ पे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्विचिंग। स्विचिंग क्या चीज़ होती है? देखें आजकल जो दौर है ना वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडर्न दौर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अब यूटिलाइज हो रही है पावर एप्लीकेशंस के अंदर। इसको क्या बोला? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। वही बीजेटी, वही मॉसफेटी जो आपने पढ़े, वही डायोड, अब वो पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेटी बन गए। सेम प्रिंसिपल है, हर चीज़ सेम है जो आपने पढ़ी हुई है। फ़र्क क्या है कि पहले था मिली एम्पेयर के लिए, अब है किलो एम्पेयर के लिए। बात समझ आ रही? इसमें होती है स्विचिंग। क्या होती है? स्विचिंग। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने आपके जो है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 12 वोल्ट लगे हैं, अब 12 वोल्ट से आपको आउटपुट पे चाहिए 5 वोल्ट, तो आप रेगुलर तरीका क्या है कि पोटेंशियल लगा के उसको नीचे कहीं सेट कर दें, यहाँ से 5 वोल्ट ले लें, आ जाएंगे ना। लेकिन आजकल जो मॉडर्न तरीका है वो स्विचिंग का है। आप क्या करें कि 12 वोल्ट की स्विचिंग करवाएं स्विच को। जैसे फर्ज कर लें कि ये अगर 12 वोल्ट है, आप क्या करें इसका 50% ड्यूटी साइकिल करें, 50% फुल ऑन, 50% ऑफ, 50% फुल ऑन, 50% ऑफ। अब इसकी एवरेज वैल्यू कितनी रह जाएगी? हाफ, 6 वोल्ट। सही है। आपको 5 वोल्ट चाहिए तो उसका ड्यूटी साइकिल आप उस तरह से सेट कर लें, टी ऑन ओवर टोटल टाइम, टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ। इस ड्यूटी साइकिल को सेट करके आप अपना जो वी नॉट है वो अपने वी इन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आज की ये स्विचिंग इसको कहते हैं, ये वाली स्विचिंग। सही है। ये स्विचिंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। सही है। इस ड्यूटी साइकिल को चेंज करके आप अपनी मर्जी के आउटपुट वोल्टेज आगे ले सकते हैं एज पर योर डिजायर। तो दिस कैन हैपन इन इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट्स, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, व्हेन द करंट फ्लो इज डिलेड बाय मींस ऑफ रैपिड स्विचिंग। तो इसमें करंट क्या करता है? थोड़ा सा डिले हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। Consider a circuit in which 100 volt 60 hertz is connected to a 10 ohm resistance load by means of a mechanical switch. ठीक है, this switch opens and closes its contacts so that the current only flows during the later part of each half cycle. यानी आपकी स्विचिंग इस तरह से हो रही है कि करंट सिर्फ इस पोर्शन में यानी लेटर पार्ट में फ्लो कर रहा है, बाकी पार्ट में फ्लो नहीं कर रहा है, यानी ऑफ भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, ऑन भी हो रहा है। ठीक है। This forced delay causes current to lag behind the voltage। जैसे करंट में थोड़ा सा लैग आ जाएगा, ये देखें लैग आ गया ना, ये लैग आ गया इसमें। ठीक है। If we connect a watt meter and a war meter, they would read 500 watt and plus 318 war। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेकिन स्टिल आपके पास वार मीटर की रीडिंग आनी, क्यों पॉजिटिव हो गया, ये क्यों पॉजिटिव हो गया। This corresponds to a lagging power factor, sometimes called displacement power factor of 84.4%। इसको हम displacement power factor भी कहते हैं 84.4% का। ये सारी मेरी पूरी प्लेलिस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अप टू डेटेड मौजूद है यूट्यूब पे। अगर आप अभी जाके देखना चाहते हैं अभी देख लें, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। ये 6 सेमेस्टर में आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। सही है। Reactive power is associated with the rapidly operating the switch rather than with the resistor itself। अच्छा जी, अब देखते हैं जी सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट्स कैन बी इजीली सॉल्व यूजिंग द पावर ट्रायंगल मेथड। पावर ट्रायंगल हमने कर ली ना, जिसमें पी क्यू और एस है। एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। सही है। और थीटा अगर आपने निकालना है तो कॉस थीटा है, और अब थीटा अगर आपके पास कॉस थीटा गिवन है 0.9 तो थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स ले लें। और अगर आपके पास पी और क्यू गिवन है तो आपने tan थीटा करके क्यू बटा पी कर लें, उससे tan थीटा निकल आएगा, फिर उसका इन्वर्स कर लें तो थीटा निकल आएगा, फिर उसका कॉज ले लें तो परफेक्ट निकल आएगा। आप समझ रहे हैं? दिस इज द पावर ट्रायंगल। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल देखते हैं जी। आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है बिटवीन टर्मिनल 2 and 1, E21। ठीक है, E21 मींस वोल्टेज एट पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1। साथ एक इंडक्टर है जिसकी ये जो रिएक्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस X। वो कितनी है? 8 ओम XL। और यहाँ पे देखें वोल्टेज कितने आ रहे हैं? 60 वोल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं आपको? 60 वोल्ट्स। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास 5 ओम रिएक्टेंस का एक कैपेसिटर लगा हुआ है और 12 ओम रेजिस्टर एक लगी हुई है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स 1 and 3 इज 60 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट इन ईच सर्किट एलिमेंट। हर एक सर्किट एलिमेंट में करंट कैलकुलेट करें। तो आप प्लीज़ अपनी ज़रा कॉपी पेंसिल ओपन करें और इसको ज़रा सॉल्व करें।
जी। तो वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 3 इज 60 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट इन ईच सर्किट एलिमेंट। कैपेसिटर करंट कितना है जी 60 ओवर इट्स इम्पिडेंस, 60 से आप तकसीम कर दें 5 को तो कितना आता है 12 एम्पेयर। रजिस्टर का करंट कितना है जी 60 से तकसीम कर दें 12 को तो 5 एम्पेयर आता है, यानी आईसी आपका कितना है 12 एम्पेयर और आईआर कितना है आपका 5 एम्पेयर। लाइन करंट कितना आपका होगा इसका, चूंकि ये एक वेक्टर है ना आई, तो इसमें आई आर प्लस जे आई एक्स, ठीक है। तो आपने अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप अंडर रूट करेंगे। अच्छा, अब ये माइनस जे आई एक्स होगा ना, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है एक्स सी 1/J2πfc होगा बेसिकली, तो इसका मैग्नीट्यूड हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्केयर प्लस आई सी स्केयर। कैलकुलेट द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 2 पे अब वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं भाई, वो हम कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, वो सिंपल एस इज इक्वल टू ई आई। आई आपके पास आ गया टोटल करंट आई, अब आपने क्या निकालना है एस, एस निकालना है। तो एस कैसे निकालते हैं, पी प्लस जे क्यू या अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। पी और क्यू निकालना है आपने। पी कैसे निकालेंगे आप, इसका जो है वो आप आई स्केयर आर इसके ऊपर लगा लें, ठीक है, या इसके ऊपर पी इज इक्वल टू ई आई लगा लें। ई इधर कितना है जी 60 वोल्ट है और इसका करंट कितना था 12 ओम का 5 एम्पेयर करंट था इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक्टिव पावर अब्जॉर्ब कितना है 5 इंटू 60 300 वाट्स। अच्छा क्यू निकालते हैं हम, क्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल ई एक्स, ठीक है, सॉरी आई एक्स, ठीक है, क्यू, ठीक है ना, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो इसके वोल्टेज कितने हैं जी 60 वोल्ट है और ये करंट कितना ले रहा था 12 एम्पेयर, तो ये आ गया -720। ये माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज रिएक्टिव पावर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो अब आप यहाँ से निकालें रिएक्टिव पावर कैपेसिटर की कितनी आ जाएगी -720, 300 वाट आ गए आपके रेजिस्टर के। और अब ये देखें इंडक्टर लगा हुआ है, ये क्या करता है रिएक्टिव पावर को अब्जॉर्ब करता है, क्या करता है अब्जॉर्ब। तो इसमें आप कैसे निकाल सकते हैं आई स्क्वायर एक्स। आई आपके पास है, देखिए वोल्टेज नहीं है ना यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली वोल्टेज आपको इन दो टर्मिनल्स का नहीं पता, तो आपको करंट तो पता है ना, करंट को ज़रब दे दें आप अपनी ये एक्स के साथ, रिएक्टेंस के साथ, ठीक है, तो आपका वो निकल आएगा। अच्छा यहाँ पे चूंकि आपके पास वोल्टेज नहीं है तो आप क्या करेंगे आई स्केयर क्यू वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या आई स्केयर आर यहाँ पे आप लगाएंगे। देखें इसमें 8 ओहम इंटू आई स्केयर 13 का स्केयर जो पहले आपने निकाला है, आई स्केयर इंटू इसकी जो आर है, पी इजिकल टू आई स्केयर आर या वी स्केयर ओवर आर या वी आई, वहीं से निकला ना, पी इजिकल टू वी आई को हम पुट कर देते हैं आई आर, तो आई से ज़रब खा के आई स्केयर आर बन जाता है। इसी तरह पी इजिकल टू वी आई को पुट कर दें यार वी ओवर आर, तो क्या बन जाता है वी स्केयर ओवर आर। वो यहीं से निकला, बेसिक फार्मूला वही है, इसको कहते हैं वीआईपी फार्मूला, जो हमें हमारे टीचर्स ने कुछ बताया था, वीआईपी फार्मूला पावर का हमेशा याद रखिएगा, वीआईपी, वी इंटू आई इज इक्वल टू पी, वीआईपी है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ओके। अच्छा तो ये आपका क्यू आ गया आपका आई 13 स्केयर इंटू 8, ये आपका आ गया 1352 वाट। देखिए अब्जॉर्ब कितनी हो रही है 1352, जनरेट कितनी हो रही है 720, नेट क्या होगी 1352 माइनस 720, तो ये आपकी आ जाएगी 632 वाट। तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, तो 632 होल स्केयर प्लस 300 स्केयर क्यू स्केयर प्लस पी स्केयर, तो ये आपका आ जाएगा 700 वी है। इसको आप तकसीम कर दें अपने इस करंट के साथ, तो ये आपका वोल्टेज आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 13, इट विल गिव यू द वोल्टेज दैट इज 53.81 वोल्ट्स। कैलकुलेट द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट्स का असूल है, मीटर कैसे मालूम करता है, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करो, देखो करंट कितना फ्लो करता है उसको मेजर करो, उन दोनों की रेशो लो तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी या इम्पिडेंस आ जाएगी इन केस ऑफ एसी। तो ई आपके पास कितना है 53.81, आई कितना है 13, इन दोनों को रेशो निकाल लें तो ये इम्पिडेंस जो है 1 और 2 के दरमियान इम्पिडेंस कितनी है, जेड कितनी है 4.14 ओम। अच्छा एक और प्रॉब्लम करते हैं जी, सिंगल फेज फिर मैं बात करूँ सिंगल फेज, ठीक है, 13.47 kV ट्रांसमिशन लाइन सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फीड्स अ लोड, लाइन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर 2.4 ओम एंड 15 ओम। रेजिस्टेंस 2.4 ओम की है और रिएक्टेंस कितने की है 15 ओम की रिएक्टेंस है, यानी ये XL है ये R है, ठीक है, दिस इज R एंड दिस इज XL। और इनपुट एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स आर 3 मेगावाट एंड 2 एम्पियर, 3 मेगावाट और 2 एम्पियर का, और करंट इसमें मेंशन कितना किया हुआ है 289 एम्पियर। अच्छा कैलकुलेट द लाइन करंट, ये हम कैलकुलेट भी करते हैं, लाइन करंट एंड फेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन वोल्टेज एट द सब स्टेशन। पहले एस निकाल लें, एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 3.6 MVA। आई वहाँ से सिंपल निकाल लें, आई इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 12.47 जो 289 एम्पेयर, देखें इस तरह निकाला है सिंपल। एस इज इक्वल टू ई आई ना, एस इज इक्वल टू ई आई, तो वहाँ से आपने क्या निकाला एस निकाली पहले,
एस क्या होगी √p² + q², उसको तकसीम किससे कर दिया आपने ई के साथ, वोल्टेज के साथ, तो आपका आई निकल आया, दैट इज 289 एम्पियर। अच्छा पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपके पास पी और क्यू मौजूद है ना, तो पी बटा क्यू, आप वो पावर ट्राइंगल पी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, तो वहाँ से आपका जो पावर फैक्टर क्या होगा पी बटा टोटल पावर पी ओवर एस, तो ये कितनी आ जाएगी 3/3.6, 3 थी ना इसके 3 मेगावाट डिवाइडेड बाई 3.6 MVA, मेगा मेगा से कट गया, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 0.833, इसका कॉज इन्वर्स ले लें, ठीक है, तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा एंगल, तो ये आपके पास फेज आ गया। देखिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द लाइन करंट एंड फेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन वोल्टेज एट सबस्टेशन, ठीक है, तो ये देखें 289 इसमें शो कर है। अच्छा अब आपने लोड पे निकालना है, लोड पे कैसे आप निकालेंगे, इसमें पावर है 3 मेगावाट, यहाँ पे देखें पी कितनी कंज्यूम हो रही है, ये देखें I² 289² इंटू आर करेंगे, वो इसमें से माइनस कर दें, इधर इतनी आ जाएगी 2.8। इसी तरीके से क्यू कैसे निकालेंगे आप, 2 MVAR है, यहाँ पे आप करें I² इंटू क्यू, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे अब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, वो माइनस करें तो यहाँ पे आपकी रिएक्टिव पावर आ जाएगी। सो दिस इज सिंपल सर्किट रूल, सर्किट में जैसे होता है। तो कैलकुलेट द एक्टिव पावर अब्जॉर्ब बाय द लोड, पावर अब्जॉर्ब बाय द लाइन रेजिस्टेंस, P is equal to I² into R, 289² into 2.4 that is equal to 0.2 मेगावाट, ठीक है, ये पावर कौन सी है जो कि ट्रांसमिशन लाइन खा रही है पावर, ट्रांसमिशन लाइन लंबी ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2.4 ओहम, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो खाएगी ना, वो ड्रॉप होगा ना, वोल्टेज 5 वोल्ट है यहाँ पे, तो क्या 10 किलोमीटर के बाद 5 मिलेंगे आपको, ड्रॉप कर जाएंगे वो, ठीक है, तो ये कंजम्पशन हो रही है पी की 0.2 मेगावाट की, तो 3 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 2.8 मेगावाट, सही है। और कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द लोड, अब ये कितना होगा, इसमें देखिए इंडक्टर लगा हुआ है ना, ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस का इफेक्ट है, इंडक्टेंस का इफेक्ट है, तो वो क्या करेगा क्यू अब्जॉर्ब करेगा, पी नहीं करेगा वो क्यू अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो कितना होगा I² इंटू 15 जो एक्सएल है 1.2 MVAR, तो उसमें से माइनस कर दें 2 माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू 0.75 MVAR, ठीक है। कैलकुलेट द लाइन वोल्टेज एट द लोड, ठीक है, लाइन वोल्टेज एट द लोड, लोड पे कैलकुलेट करें लाइन वोल्टेज, अगेन वही है फार्मूला S इज इक्वल टू सिंपल VI, S मालूम कर लें I मालूम कर लें, उससे V निकाल लें S/I, तो यहाँ देखें S इज इक्वल टू 2.8² प्लस 0.75 का स्केयर का अंडर रूट 2.9 MVA, और वोल्टेज कितने आ रहे हैं आपके पास 2.9 2900 डिवाइडेड बाय, देखें ऊपर ये आपने निकाल लिया ना, करंट कितना है 289, पावर कितनी है S 2.9, 2.9 को इससे तकसीम कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास वोल्टेज आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 10.03 kV, यानी इधर अगर 12.47 किलो वोल्ट है ना, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 10.03 किलो वोल्ट, सही है। अच्छा आगे चलते हैं जनाब, कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एट द लोड एंड एट द सब स्टेशन, फेज एंगल कैसे मालूम करना है, सिंपल है, कॉस थीटा निकालो पहले, वो कैसे निकालोगे P/S, ठीक है, P/S करके कॉस थीटा निकाल लो पहले, तो P/S कितना 2.8 ओवर 2.9 0.965, ठीक है, इसका फिर इन्वर्स ले लो, कॉस इन्वर्स 15 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे एंगल कितना था फेज एंगल देखिए 15 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आपको मिला 33.6, जो इनिशियल है उसमें से 15 माइनस करें तो ये आपका आ जाता है 18.6, दैट इज योर फेज एंगल 18.6 डिग्री। अच्छा जी अ 2 हॉर्स, अच्छा एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी, अ 2 हॉर्स पावर 230 वोल्ट 1725 RPM 60 हर्ट्ज सिंगल फेज मोटर, कौन सी मोटर सिंगल फेज मोटर, हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फुल लोड करंट कितना है, अच्छा अगर इस मोटर को मैं वर्कशॉप पे टेस्ट कराऊंगा तो ये कितना करंट लेगी, इसका 1/3 11.6 ओवर 3, और अगर मैंने इस पर ब्रेकर लगाना है इंडस्ट्री में तो मैं कितने का लगाऊंगा 11.6 को 2 से ज़रब देने, उतने का आप एक ब्रेकर लगा दें, उसके करीब करीब, उसके करीब करीब, ठीक है। अच्छा एफिशिएंसी कितनी है इसकी 75.5% है, पावर फैक्टर कितना है 0.74, ठीक है। अच्छा पावर फैक्टर एक ये 0.74 है, अगर मेरे पास एक मोटर उसका पावर फैक्टर है 0.9, कौन सी बेहतर है 0.9 वाली, क्यों बेहतर है, क्योंकि वो करंट ज़्यादा लेगी या कम लेगी, कम लेगी, उस करंट कम लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, और I/R लॉसेस कम हो जाएंगे, मुआवजा पे कम बर्डन पड़ेगा या यूटिलिटी पे कम बर्डन पड़ेगा, मुआवजा तो पाकिस्तान की है ना, यूटिलिटी कहते हैं इसको, वैसे यूटिलिटी पे कम उसका बर्डन पड़ेगा, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं कि पावर फैक्टर अच्छा क्यों होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं।
वेट इसका जी 80 पाउंड है। कैलकुलेट द एक्टिव रिएक्टिव पावर अब्सॉर्ब बाय दिस मशीन व्हेन इट ऑपरेट्स एट द फुल लोड। तो सिंपल आप देखें, इसको हम करते हैं कि पी नॉट कितने है जी, 2 इंटू 2 हार्स पावर की मोटर है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 746, ठीक है, 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं ना, तो ये बेसिकली 1492 वाट की मोटर है, या 1.5 किलो वाट समथिंग बनते हैं, 1.5 किलो वाट तकरीबन बन रहे हैं। और इनपुट पावर इसकी कितनी है जनाब, इसकी एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी निकाल लेना, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 75.5% है। तो मोटर की ये जो पावर बता रही है मोटर की पावर है, यानी मोटर जो आउटपुट पावर दे रही है, तो मोटर कितनी इनपुट पावर ले रही होगी, ज़्यादा ले रही होगी ना, जिससे ये इतनी दे रही है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 75.5% है। फार्मूला होता है ना कि एफिशिएंसी क्या होती है, पी आउट ओवर पी इन। ये मोटर है, ये इसकी पी आउट है, ये इसकी पी इन है। अगर ये 2 हॉर्स पावर है तो ये 2 हॉर्स पावर से ज़्यादा ही ले रही होगी, ऐसे ही है ना, 2 हॉर्स पावर से ज़्यादा ले रही हो, क्योंकि इसके 75% है। तो क्या इसका तरीका है कि आप क्या करो, अपने पी इन निकालिए ना, इधर ले आओ, तो पी इन इज इक्वल टू पी नॉट ओवर एफिशिएंसी। तो देखें 1492 डिवाइडेड बाय 0.755 1976 वाट, तो सोर्स से ये इतनी वाट की पावर आपकी लेगी, ठीक है, पी आई। तो एस क्या होगा जी, पी आई ओवर कॉस थीटा, ये पावर फैक्टर आपको गिवन है 0.74, इसका देखें 0.755 एफिशिएंसी है, ये इसका क्या है पावर फैक्टर। तो यहाँ पे देखें P 1976 तकसीम 0.74, ये आपका आ जाएगा 2670 VA। Q निकालें यहाँ से, Q इज इक्वल टू अंडर रूट एस स्केयर माइनस पी स्केयर, एस स्केयर आपका कितना है 2670 निकाला, माइनस पी कितना है जी 1976, तो ये आपका वार आ गया 1795.6 वार। ये है जनाब आपकी मोटर की, ये इनपुट पावर वाट में है, ये टोटल पावर मोटर की है, ये एस, और ये क्यू आपकी क्या है वार। अच्छा, इफ अ 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, देखिए इसका पावर फैक्टर अच्छा नहीं है, इसका पावर फैक्टर कितना है 0.7, कितना है 0.74। अब क्या हल है, ये आपके पास प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री में, अब इसका हल क्या है, हल कैपेसिटर लगा लो, कैपेसिटर लगाओ। कैपेसिटर क्या करेगा कि लीडिंग करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है, और जो करंट का जो थीटा था, थीटा करंट का क्या करेगा, करंट का थीटा जो वी और आई में थीटा था उसको ये कम कर देगा, ठीक है, ये आपके पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देगा। थीटा जितना कम होगा पावर फैक्टर उतना अच्छा होगा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 0 इज 1 और कॉस 90 0, ठीक है। तो इफ अ 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द मोटर टर्मिनल्स, कैलकुलेट द लाइन करंट फीडिंग द मोटर। तो इसमें आप देखें आपको ये मिल गया 40 माइक्रोफैरेड का सी मिल गया, तो आप एक्स सी क्या होगा 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ कितना है 60 हर्ट्ज, अगेन ये यूएस का है 60 इंटू सी कितना है आपका 40 माइक्रो, माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6। तो यहाँ से आप करंट निकाल ले कितना, ये फिलहाल हम यहाँ से इम्पीडेंस पर रिएक्टेंस निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी कितना है 66.31 ओम, और क्यू वहाँ से आप निकाल लें वी स्केयर ओवर एक्स सी, वी स्केयर आपका वी कितना है 230 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई एक्स सी 66.31, ये आपका आ जाएगा 797.7 वॉट। अच्छा, अब देखिए जरा हुआ क्या है, अब आपका क्यू नेट जो है वो इम्प्रूव हो गया, पहले कितना क्यू था 1795.6, अब क्यू कैपेसिटर ने कितना दिया 97, ये ज़रा इसको माइनस करें प्लीज़, ये आप देखें इसको माइनस करें प्लीज़, 1795.6 में से माइनस करें 797.7। अच्छा जी, तो यहाँ से 997.9 वार आ गया। अब आप दोबारा एस निकाल लें, एस इज इक्वल टू पी नहीं चेंज होगा, देखें पी उतना ही रहेगा, क्यू क्यू पे काम हो रहा है, और क्यू के चेंज होने से क्या हो रहा है, वो ट्राइंगल पता है ना आपको, ये वी है तो ये क्यू का पॉजिटिव जब कैपेसिटर देता है तो उसके ऑपोजिट देता है, तो ये नेट कम हो जाएगा, तो ये एंगल आपका ये थीटा कम हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें पहले हमने की हुई है। तो क्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1976 स्क्वायर प्लस 99, ये 997.9, तो ये आपका आ जाएगा 2213 वी ए। तो आई लाइन करंट क्या हो जाएगा, लाइन करंट कम हो जाएगा, वापडा पे लोड कम हो जाएगा ना पावर फैक्टर इंप्रूव होने से। तो एस ओवर वी, एस कितना है आपका 2213.6230, अब करंट 9.62 आ गया, पहले कितना था, पहले करंट कितना था लाइन करंट, पहले ज़रा चेक करें पहले कितना था लाइन करंट, इसका 11.6 था, अब कितना करंट हो गया 9.62, सही है।
विल द प्रेजेंस ऑफ द कैपेसिटर अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द मोटर, क्या मोटर के टेम्परेचर पे कोई असर होगा? नहीं होगा, क्योंकि पी उतना ही है, मोटर उसी तरह उतनी ही पावर डिलीवर कर रही है। पंप होगा, कोई मोटर के आगे पंप हो सकता है, या कोई कंप्रेसर हो सकता है, या मोटर के आगे आपने जो है वो कोई लोड लगाया होगा, ठीक है, कोई कन्वेयर बेल्ट भी हो सकती है, सही है। मोटर है ना, मोटर तो प्राइम मूवर है, इसके आगे आपने कोई चीज़ लगाई है, ठीक है, वो पी है बेसिकली, जो एक्चुअल पावर है, सही है। तो नो, मोटर के टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं होगा, एक्टिव पावर रिमेन्स अनचेंज्ड। कैपेसिटर लगाने से बेसिकली ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का एक प्रॉब्लम बन जाता है, जिसमें कैपेसिटर लगाने से आपने देखा, ये चीज़ हम वैसे पहले कर चुके हैं बड़ी डिटेल में, ये यहाँ पे एक फॉर्मल एक एग्जांपल आ गई है कि कैपेसिटर लगाने से स्पेसिफिक वैल्यू आ गई है, 40 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर से आपका कितना पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, और इस पावर फैक्टर के इंप्रूव होने से क्या हुआ, आपका जो करंट है वो कम हो गया, लाइन करंट कम हो गया। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।